देखिए इधर शब्द, ठीक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल जो होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द दो हो गए, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द वह हुआ जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द वह हुआ जिसका कोई अर्थ, जैसे रोटी ओटी, तो रोटी का तो अर्थ निकल रहा है कि कोई खाने वाली वस्तु, और ओटी का अर्थ पानी वानी, तो पानी का अर्थ निकल रहा है कि पीने वाला कोई पदार्थ, लेकिन वानी का क्या अर्थ है? जाना वाना, गाना वाला, है कि नहीं? तो सार्थक और निरर्थक दो ही मूल तरह से शब्द होते हैं, एक जिनका कोई अर्थ निकले और दूसरा वे जिनका कोई अर्थ, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द युग्म को, वर्ण युग्म को शब्द कहा जाता। ठीक, अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जब वर्गीकरण हम करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद किया जाता है, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद किया जाता है, फिर प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद किया जाता है, और उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो शब्द का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ। तो सबसे पहले हम आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कहाँ गया? व्युत्पत्ति आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्द हमें तीन प्रकार के मिलते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनको जब हम अलग अलग करते हैं तो कोई अर्थ न निकले। जिन शब्दों को अलग अलग करने पर, पृथक पृथक करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, अब घर को हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले घ, फिर अ, फिर र, फिर अ। अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। भवन, भवन को अलग अलग करेंगे, भ, धन अ, धन व, धन अ, धन न, धन अ। अब ये बना भवन, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी ऐसे शब्द जिनको हम अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं पाते हैं उनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको अलग अलग करने पे कोई अर्थ न निकले। ठीक है। और उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे है जो दो रूढ़ शब्दों के मेल से बना हो। दो रूढ़ शब्द जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो एक यौगिक शब्द का निर्माण होता है। और जब यौगिक शब्द को हम अलग अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता है। रूढ़ शब्दों को अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि यौगिक शब्दों को अलग अलग करने पे कोई न कोई अर्थ निकलता है। जैसे विद्या, विद्या क्या हो गया? रूढ़ शब्द। ठीक है। एक शब्द है आलय, ये भी क्या है? रूढ़ शब्द। अब ये दोनों शब्द जब एक साथ मिलते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है विद्यालय। ठीक है।
यहां ध्यान दीजिए, तो विद्या और आलय दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना विद्यालय। विद्यालय क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि ये विद्या भी रूढ़ शब्द है, आलय भी रूढ़ शब्द है। विद्या को अलग अलग करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आलय को अलग अलग करेंगे कोई अर्थ, और दोनों शब्द एक साथ मिला के एक नया शब्द बना विद्यालय। विद्यालय को जब हम अलग अलग करते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, विद्या और आलय। तो विद्या का भी एक अर्थ निकल रहा है और आलय का भी एक अर्थ निकल रहा है, यानी यौगिक शब्दों को अलग अलग करने पे कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जो दो रूढ़ या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, और यौगिक शब्दों को अलग अलग करने पे कोई ना कोई सामान्य अर्थ भी निकलता है, जबकि रूढ़ शब्दों को अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्दों को अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द आपस में मिलेंगे तो एक यौगिक शब्द बनता है, और यौगिक शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तीसरा आ जाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो रूढ़ या दो यौगिक शब्दों के मेल से बनता है। दो रूढ़ शब्द आपस में मिलेंगे तो एक योग रूढ़ शब्द बनेगा, या दो यौगिक शब्द आपस में मिल जाएंगे तब भी योग रूढ़ शब्दों का निर्माण हो जाता है। और योग रूढ़ शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो एक सामान्य अर्थ के साथ साथ उसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, विशेष अर्थ भी निकलता है। यानी ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पे एक सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ भी प्रकट हो, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हम कह सकते हैं कि समास में एक आपने पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हुए वह सारे के सारे योग रूढ़ शब्द। सबसे आसान तरीका समझ लो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण योग रूढ़ शब्दों का भी उदाहरण होगा। योग रूढ़ शब्दों को अलग अलग करने पे सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर। लंबोदर, अब लंबोदर को अलग अलग करें तो एक मिलेगा लंबा और एक शब्द मिलेगा उदर, और दोनों का अर्थ निकल रहा है। लंबा माने बड़ा और उदर माने बड़ा पेट वाला, यह एक सामान्य अर्थ हो गया। और विशेष अर्थ हो गया कि लंबोदर किसे कहा गया है? गणेश भगवान को। एक सामान्य अर्थ के साथ साथ जब विशेष अर्थ निकले तो वे शब्द हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द। और जिन शब्दों का केवल एक सामान्य अर्थ निकलता हो वे शब्द होते हैं यौगिक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ही न निकले अलग अलग करने पे वे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये दो तीन चीजें समझ में आई। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों को अलग अलग करने पे हमें कोई अर्थ नहीं मिलता है, यौगिक शब्दों को अलग अलग करने पे एक सामान्य अर्थ प्राप्त होता है। योग रूढ़ शब्दों को अलग अलग करने पे सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ भी प्राप्त होता है। तो जिन शब्दों का सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ मिले वे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द, और वे शब्द जिन शब्दों का केवल सामान्य अर्थ निकलता है वे शब्द होते हैं यौगिक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे हैं जिनको अलग अलग करने पे कोई अर्थ न निकले। यौगिक शब्द वे हैं जो दो रूढ़ शब्दों के मेल से बने होते हैं और अलग अलग करने पे एक सामान्य अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो रूढ़ या यौगिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और उनको अलग अलग करने पर सामान्य अर्थ के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी कहा जाए। नीलकंठ, नीलकंठ यह कौन सा, किस शब्द का उदाहरण है? तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमें दो शब्द मिलेगा, एक नील और एक मिलेगा कंठ। नील यानी एक रंग, एक विशेष रंग, कलर, और कंठ यानी गला, यानी नीले रंग के गला वाले को कहा गया नीलकंठ। जिसका गला नीला पड़ गया उसे कहा गया नीलकंठ, यह सामान्य अर्थ हो गया। और नीलकंठ विशेष अर्थ क्या होगा कि किसे कहा गया है? भगवान शंकर को। विष धारण का, विष पान कर लिए,
भगवान शंकर ने विषपान कर लिया, जिसके कारण उनका गला जहर के कारण नीला पड़ गया, इसलिए उनको कहा गया नीलकंठ। तो विशेष अर्थ बन गया शंकर और सामान्य अर्थ बन गया नीले रंग के गला वाले। नीले रंग का गला वाला नीलकंठ कहलाया और शंकर भगवान को नीलकंठ कहते हैं। विशेष अर्थ हो गया। तो यह नीलकंठ शब्द क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कहा जाए दशानन, 10 है आनन जिसके। तो 10 माने एक संख्या और आनन माने मुख, यानी 10 मुखों वाले, 10 मुखों वाला। यह क्या हो गया? सामान्य अर्थ। और दशानन किसे कहा गया? तो रावण को, लंकाधिपति रावण को दशानन कहा गया। उनके 10 सिर थे, 10 सिरों वाला। तो एक सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ भी निकला। यानी दशानन शब्द कौन सा, किस शब्द का उदाहरण होगा? योग रूढ़। छात्रावास, छात्र और आवास, एक हो गया छात्र और एक हो गया आवास। तो छात्र यानी ज्ञान अर्जन करने वाले युवा पीढ़ी, वह नौजवान व्यक्ति जो ज्ञान अर्जन करते हैं उन्हीं को छात्र कहा जाता है। वह नौजवान आदमी जो मजदूरी कर रहा है, कोई दूसरे कार्य में लगा है, उसको हम छात्र नहीं कहेंगे। छात्र वही है जो युवा है और ज्ञान अर्जन करने का काम कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन करना है। तो छात्र यानी ज्ञान अर्जन करने वाला युवा, आवास यानी उसके रहने का जगह। ज्ञान अर्जन करने वाले युवाओं के रहने का जो स्थान है, रहने का जो भवन है, उसको हम कहते हैं छात्रावास। तो छात्रावास शब्द को जब अलग अलग करते हैं तो 2 शब्द हमें मिलते हैं, एक छात्र और एक आवास। छात्र का भी अर्थ मिलता है, एक निकलता है, और आवास का भी एक अर्थ निकलता है। इसका कोई विशेष अर्थ है। यह छात्रावास क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और छात्र क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। आवास क्या हो जाएगा? कमल कौन सा शब्द होगा? रूढ़ योगी की योग रूढ़? कमल। कमल यानी कीचड़ में खिला हुआ है विशेष प्रकार का फूल, विशेष अर्थ निकल रहा है। पंकज, पंग, पंग माने कीचड़, कीचड़ में खिला हुआ है विशेष प्रकार का फूल अर्थात कमल। तो पंकज, कमल, नीरज, जलज, ये सब कमल के लिए प्रयोग किया गया। तो ये योग रूढ़ शब्द आ जाएंगे। ठीक है ना? पंचवटी, 5 बटों का समूह, 5 और वृक्ष, यह यौगिक शब्द हो गया, हुआ ना? यौगिक हो गया। पंचवटी क्या होगा? पीतांबर, पीला वस्त्र, यौगिक होगा। योग रूढ़ होगा, पीला वस्त्र सामान्य अर्थ। अब पीतांबर किसे कहा गया? विष्णु को और कृष्ण को। कृष्ण और विष्णु को पीतांबर कहा गया। सोहत ओढ़ पीत पटु, श्याम सलोने गाल, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो कृष्ण के लिए भी पीतांबर कहा गया है, विष्णु को भी पीतांबर ही कहा गया है। पीले रंग का वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, पीले रंग का वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु। तो पीतांबर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये 3 चीजें समझ में आई। वे शब्द जिनको अलग अलग करने पे कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को हम, वे शब्द जो 2 रूढ़ या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बने होते हैं और उनको अलग अलग करने पे कोई न कोई सामान्य अर्थ, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो 2 रूढ़ या 2 यौगिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और उनको अलग अलग करने पे सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। क्लियर? तब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वे हैं जो अलग करने पे कोई अस्तित्व विहीन हो जाए, अलग होने पे जिनका कोई अस्तित्व न रहे वे रूढ़ है, अलग होने पे अपना कुछ अस्तित्व बचाए रखे हुए यौगिक है, अलग होने के बाद अपना थोड़ा बहुत अस्तित्व बचाने के साथ साथ कुछ विशेष अस्तित्व भी बचाए रखते हैं, ऐसे है। क्लियर? अब आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं?
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें एक और भी आता है संकर शब्द, लेकिन उसको हम गिना नहीं जाता है, समझ लेंगे हम, ठीक है ना। संकर को समझेंगे लेकिन गिनते नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछे तो आप चार ही बताइएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और कुछ राइटर्स जो है, कुछ हिंदी के विद्वान जो है 5 बताते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार का होता है, 5वां जोड़ते हैं वो संकर शब्द। लेकिन सामान्यतः जो आयोग इस परीक्षा को सही कर रहा है, चाहे वो एसएससी हो या संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जब भेद पूछता है तो 4 वाले विकल्प को ही सही किया जाता। इसलिए आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4, 5, 3, 2 करके विकल्प रहेगा। 4 वाले विकल्प को ही आप लोग सही समझने के लिए जान लीजिए कि उसमें एक और भी शब्द होता है संकर, लेकिन इसको सही आयोग द्वारा सही नहीं माना गया, ठीक है ना। तो सब शब्द किसे कहे गए? वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। है तो वे संस्कृत के, आप प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में। आप सभी लोगों के घर में पूजा पाठ जरूर होता होगा, होता है ना। निश्चित रूप से अगर किसी दिन नहीं होता होगा तो सावन के महीने में भगवान सत्यनारायण की कथा तो जरूर हो जाती होगी एक दिन, है। तो सावन में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाने से पहले आप पंडित जी के पास जाते होंगे। पंडित जी से कहते होंगे कि भैया पूजवा में कथवा में का लगे, वो लिस्ट बना दी जाते नहीं सलेमपुर सारा सामानवा खरीद लिए, हैं। तो पंडित जी जो लिस्ट बना के देते हैं उसमें लिखते हैं दही ले लीजिएगा, गाय का दही, दुग्ध, दुर्वा, हल्दी, कर्पूर, लिखते हैं ना ये सब। तो ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब पंडित जी हिंदी में लिख देते हैं और आप जाते हो दुकानदार से कहते हो भैया दही मिलेगा, दुकान है नहीं भैया चले जाइए फलाने वाले दुकान को, वहां मिल जाएगा गोपद का, है भैया। दूध मिल जाएगा तो वहीं मिल जाएगा, दुर्वा तो बम्बई में मिल जाएगा, हल्दी, हाँ हल्दी मिल जाएगा, कर्पूर मिल जाएगा, अगरबत्ती मिल जाएगा, कहता है दुकानदार। और आपको, जबकि ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में लिखे गए हैं। हिंदी में ही लिखे गए हैं, इनका प्रयोग हिंदी में हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, सब लोग इसको समझ रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द, कि वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे दधी, तो दधी का बिगड़ा हुआ रूप या प्रयोग क्या है, परिवर्तित रूप क्या होगा, दही। तो दही हो जाएगा आपका तद्भव, दुग्ध का दूध, हल्दी का हल्दी, दुर्वा का दूब, कर्पूर का कपूर, क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत। सीजन चल रहा है आम का, आम का तत्सम क्या होगा, आम्र, आम्र का आम, तरबूज, ठीक है ना। उसी प्रकार से आ जाइए, कदली का केला हो जाएगा, है? कदली का केला, क्षेत्र का क्षीर का। यानी कि जब उन्हीं शब्दों में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो उन शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है, बस यही ध्यान रखिए कि दोनों संस्कृत के ही शब्द हैं
लेकिन एक बिना परिवर्तन का हिंदी में आया है। तो जो बिना परिवर्तन का हिंदी में आया है वो तत्सम है, और जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमने कर दिया वो हो गया। तत्सम शब्द भी संस्कृत के हैं, तद्भव शब्द भी संस्कृत के हैं। दोनों हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्दों में बिना कोई परिवर्तन, बिना किसी शब्द में परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग होता है। वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन का हिंदी में आ जाए उस शब्दों को कहते हैं तत्सम, और वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में आए उसे कहते हैं तद्भव। क्लियर? अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा, नेत्र का आंख हो जाएगा, हस्त का आंख हो जाएगा, पश्च का पीछे हो जाएगा, अग्र का आगे हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे। तो जो बिना परिवर्तन के हिंदी में आते हैं वे तत्सम है, और जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में आते हैं वे तद्भव। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, न हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, किसी भी भाषा का शब्द है ही नहीं है। वो किसी भाषा का शब्द है ही नहीं है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलचाल के प्रभाव में आने के कारण हिंदी में आज प्रयोग होने लगे। वह जबकि किसी भी भाषा के शब्द नहीं है, लेकिन बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम लोग बोलने में उन शब्दों का प्रयोग करते थे, लिखित रूप में उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन वह आज प्रयोग में इतना धड़ल्ले से आ गए, इतना अधिक मात्रा में लोग उन शब्दों का प्रयोग करने लगे बोलचाल की भाषा में कि अब उन शब्दों को लिखा भी जाने लगा। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज। जैसे लोटा, लोटा, लोटा किसी भी भाषा का शब्द, हम पानी पीने वाले एक पात्र को बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं लोटा। अभी हम 10-20 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो वहां लोग लोटा को मग्गा बोलते हैं, और एक मग्गा पानी देना, आप कहते हो एक लोटा पानी देना। कहीं और जाओगे तो उसी लोटा और मग्गा को किसी और शब्द से पुकारा जाता है कि नहीं। तो अलग अलग कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। हर 3-4-10-20 किलोमीटर के बाद एक उसी शब्द को, उसी वस्तु को हम कुछ और कहते हैं, और आगे 10-20 किलोमीटर दूर चले जाओ तो वहां उसी वस्तु को लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं। तो ये बोल चाल के शब्द हैं। आज इतने प्रयोग होने लगे हैं कि अब फैजाबाद तक लोग लोटा कहना शुरू कर दिए हैं, अयोध्या तक लोटा, लखनऊ तक लोटा समझ जा रहा है लोग। लोटा माने पीने वाला कोई पात्र, है कि नहीं। तो अब इसको लिखा भी जाने लगा है। वे शब्द जो किसी भी भाषा के शब्द नहीं है, परंतु बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग होते होते कालांतर में आप लिखित रूप में भी उन शब्दों का हम प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जैसे लोटा, रस्सी, डिबिया, पगड़ी। अभी धूप में निकलते हो, घर से आप आते हो सुबह तो धूप कम रहता है, दोपहर में आप पढ़ के जाओगे तो चिलचिलाती धूप रहेगी। घर वाले कहते होंगे कि अरे कम से कम एक गमछा लेके जाया करो, कि उधर से लौटते समय सिर पे रख लो, धूप लग जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो गमछा, गमछा को किस पे बांधोगे? पगड़ी रूप में। तो पगड़ी, ये पगड़ी शब्द, गमछा शब्द, रस्सी शब्द, लोटा शब्द, खटिया शब्द, डिबिया शब्द, बिटिया शब्द, इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे जो देशज शब्द हैं, किसी भी भाषा के शब्द नहीं है। आजकल वे हिंदी में लिखित रूप में भी प्रयोग होने, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं। अब इसके बाद एक आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वह है जो हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं है, दूसरे भाषाओं का शब्द है, और हिंदी में उन शब्दों का हम आज प्रयोग, जैसे सुबह सो के उठते हैं तो पहले हमें चाहिए क्या? चाय। चाय हमारी भाषा का शब्द, हिंदी का तो है नहीं, चाइनीज भाषा का शब्द है। आप सो के उठते हैं तो मम्मी चाय बना है, बेटा जरा चाय बना दो, करते हैं कि नहीं? पहला शब्द हम विदेशज शब्द से शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत, चाय। चाय शब्द चाइनीज शब्द है हमारे। अच्छा, चाय वाय पी करके, नहा धो करके, पूजा पाठ करके आप घर से निकलते हो, साइकिल पंचर है तो आप ऑटो ढूंढते हो, रिक्शा ढूंढते हो। ए रिक्शा भैया कहाँ जाओगे? सलेमपुर तक, हमको भी लेते चलते। रिक्शा शब्द क्या है? जापानी शब्द है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग हो रहा है। रिक्शा
सलेमपुर बस स्टैंड है कि नहीं, चलो भैया एक सीट खाली है, कितने लोग हैं, 3 लोग, नहीं जगह नहीं है, होता है ना। तो रिक्शा शब्द, झाड़ू शब्द, उससे भी पहले झाड़ू शब्द का प्रयोग आता है, क्या झाड़ू लगा दो। तो रिक्शा, झाड़ू, चाय अरबी भाषा का है ना, चाय, और भी बहुत सारे शब्द हैं, स्कूल, कोचिंग, कॉपी, पेन, रोड, बस, ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, है कि नहीं, ये बहुत सारे, टिकट, सब अंग्रेजी भाषा, जापानी भाषा, अरबी भाषा, अदालत। पिताजी कहाँ गए आजकल, मैंने कचहरी में, क्या करे, मुकदमा रहा, तारीख रहा। तो ये सारे शब्द जो है दूसरे भाषा के हैं और हिंदी में इन शब्दों का हम धड़ल्ले से प्रयोग, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशज शब्दों की एक सूची हम बनवा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, क्योंकि ये पूछता है, दे देगा रिक्शा शब्द, अब पूछेगा किस भाषा का शब्द है, चाय किस भाषा का शब्द है, पगड़ी किस भाषा का शब्द है, तो पगड़ी देशज है, ठीक है ना। तो विदेशज शब्द वे हैं जो दूसरे भाषाओं के, हिंदी के नहीं है, दूसरे भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आप किस पे लिख रहे हो, कॉपी पे, हिंदी भाषा का कॉपी शब्द तो है, किससे लिख रहे हैं, पेन से। किससे आए हैं, साइकिल से, बाइसिकल, साइकिल भी हिंदी भाषा का शब्द है। साइकिल किस पे चल रही थी, रोड पे, रोड भी दूसरे भाषा का शब्द है। तो इस तरह के शब्द, बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरे भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इन शब्दों को हम कहते हैं विदेशज। तो अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो 4 ही आप सही मानिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और 5वां इसमें कहा जाता है संकर शब्द। एक हो जाता है हई वाला शंकर, तो हई वाला शंकर जो है भगवान वाला शंकर है, ये वाला शंकर शब्द नहीं है, ये वाला सही आता है। शंकर मतलब होता है दो भिन्न भिन्न जाति से उत्पन्न तीसरी प्रजाति को हम कहते हैं संकर प्रजाति। दो भिन्न भिन्न जातियों से अगर कोई तीसरी प्रजाति उत्पन्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं संकर प्रजाति। हाई स्कूल में आप लोग मेंडल का प्रयोग पढ़े होंगे, मटर के पौधे पे उसने प्रयोग किया। एक नीले रंग का पौधा वाला पुष्प लिया, एक नीले रंग के पुष्प वाला पौधा लिया और एक लाल रंग के पुष्प वाला पौधा लिया और दोनों का फर्टिलाइज कराया, तो तीसरा जो पौधा आगे आया उसका सफेद पुष्प निकला, है ना, था ऐसा ही कुछ था ना। तो वो फर्टिलाइजेशन में तीसरा प्रजाति एक आ गई, तो वह क्या है, संकर। संकर शब्द को अंग्रेजी, इसको ग्रामीण भाषा में कह सकते हो, गवई भाषा में दोगला शब्द, दोगला, एक गाली भी पड़ती है, दोगला अगर किसी को कह दिया जाए तो मारपीट पे उतारू हो जाएगा कि हम दोगला है कि नहीं। तो दोगला का, दोगला मतलब कि दो भिन्न भिन्न जातियों से उत्पन्न तीसरी जाति जो होती है, तीसरी प्रजाति जो होती है, वह होता है संकर शब्द। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं